दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफ की सिचुएशन दोस्तों अगर हम देखें तो सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव है। एफ के भरोसे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा मार्केट चलेगा तो वो तो इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, क्योंकि एफ अभी बहुत ही अग्रेसिवली पैसे इंडिया से निकाल रही है। जो भी कुछ हम टिके हुए हैं, निफ्टी टिका हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स टिके हुए हैं, कुछ स्टॉक्स टिके हुए हैं, वो सब डी के दम पे टिके हुए हैं। लेकिन टिकने से काम चलेगा नहीं, चलेगा काम टीजी में, और टीजी आएगी एफ की वजह से ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल के दिन भी एफ ने बेचा तकरीबन 9,000 करोड़ का माल। 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 29 को तो 20-21 हज़ार करोड़ का माल बेचा। तो यहाँ पे तो हद पार कर दी। एफ डे बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा बेच रही है। अगर मैं आपको इसमें मंथली बेसिस पे दिखाऊं, जनवरी से लेकर अभी तक का डेटा, तो जनवरी में 41,000 करोड़ का माल बेचा, फेब में 6,000 करोड़ का, मार्च में देखो यहाँ पे हद पार कर दी, 1,22,000 करोड़ का कैश में एफ ने माल बेचा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, वॉर का इम्पैक्ट था। फेब के एंड में वॉर शुरू हुई थी, मार्च के अंदर इंटेंसिटी काफ़ी हाई थी। उसके बाद में सेलिंग थोड़ी कम होती है, 70,000 करोड़, 55,000 करोड़। जून की बात करें तो जून में 31,000 करोड़ का माल अब तक एफ ने बेच दिया है। सेलिंग काफ़ी अग्रेसिव है एफ की। अगर मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी देखूँ और वाई ऑन बेसिस की बात करें, यानी साल दर साल बेसिस की बात करें, तो एफ ने भी काफ़ी बेचा है यहाँ पे भी। लास्ट जो एफ ने बाइंग की थी वो 2020 में की थी, 64,000 करोड़ रुपीस की। ठीक है, उसके बाद में 92,000 करोड़ रुपीस का माल बेचा है। यहाँ पे 278 का माल बेचा 22 में। रीजन आपको बताइए, रशिया यूक्रेन हुआ था। उसके बाद में 16,000 करोड़, यहाँ पे वापस से 3 लाख करोड़, फिर 3 लाख करोड़, फिर 3.5 लाख करोड़। 26 अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है। 26 में आई थिंक सबसे बड़ी सेलिंग हो चुकी है अभी तक, और यहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ी सेलिंग होने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं डेटा, इतनी सेलिंग किसी भी साल नहीं हुई है जो 26 में हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसके अगेंस्ट में डी का डेटा दिखाऊं तो डी ने अच्छी बाइंग की है। डी ने 1,42 की भी बाइंग की है। अभी जितना एफ ने बेचा उतना जून में लिया भी है। अगर मैं वाइन बेसिस की बात करूं तो 2020 में एफ ने लिया तो डी ने बेचा, बाकी डी ने बहुत अच्छी बाइंग की है। 7 लाख करोड़ की बाइंग 25 में, 24 में 5 लाख करोड़ की बाइंग। एफ ने 3-3 लाख करोड़ बेचा, तो यहाँ पे 7-7, 5-5 लाख करोड़ रुपीस की बाइंग की है डी ने। डी अभी बनी हुई है मार्केट के अंदर, इस वजह से मार्केट ठीक कर रहा है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं, जो कि हो सकता है सही भी हो। बाकी आपको क्या लगता है कि डी की वजह से ही मार्केट में एफ को इजी एग्जिट मिल रहा है? अगर डी नहीं होती तो ये स्टॉक मार्केट गिरता 20-25% और फिर एफ नहीं बेचती। आपको क्या कहना है इसके ऊपर, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस है जो बताए जा रहे हैं, एफ को अच्छे एग्जिट मिल रही है, एफ सभी मार्केट से निकल रही है। लेकिन दोस्तों एफ जैसे जैसे मार्केट से निकलेगी ना, वैसे वैसे रुपीज़ अपना डिक्लाइन करेगा। तो इसका इम्पैक्ट टोटल स्टॉक मार्केट पे होगा, हमारे इंपोर्ट करने के बिल पे होगा। जो क्रूड ऑयल हम बाय कर रहे हैं या जो भी सोना हम खरीदेंगे उसके ऊपर भी हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि रुपीज़ वीक कर रहा है। ज़्यादा रुपीज़ हमको पे करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर्स में हम उसको खरीदते हैं। रुपीज़ का डेटा देखते हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के आप थोड़ा सा समझोगे। एक बार आप इसको देख सकते हैं। रुपीज़ पिछले एक साल में 11 से लेकर 12% एप्रिशिएट हो चुका है। अब आप खुद सोचिए एफ क्यों खरीदारी करेगी। मतलब इतने रिटर्न तो स्टॉक मार्केट नहीं दे रहा है जितने नुकसान एफ को हो गए यूएसडी रुपीज़ में कन्वर्ट करवाने में, यानी यूएसडी को रुपीज़ में इन्वेस्ट करने में, रुपीज़ से रिटर्न्स को लेने में। इतना तो स्टॉक मार्केट नहीं चलता है, इतना तो ब्याज नहीं मिलता है एफडी में या बॉन्ड के ऊपर जितना रुपीज़ फिसल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर से टैक्स और पे करना पड़ता है एफ को। ठीक है, उससे पहले की सिचुएशन देखें तो 22 से लेकर 24 में तकरीबन हम बोल सकते हैं 2 साल तक रुपीज़ स्टेबल था। यहाँ पे रुपीज़ नहीं गिर रहा था, यूएसडी यहाँ पे हम बोल सकते हैं वीक था थोड़ा, बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में और रुपीज़ के कंपैरिजन में। इससे पहले भी यही सीन बना। 21-22 रशिया यूक्रेन, 13% का डेप्रीशिएशन, यानी हम बोल सकते हैं यूएसडी का 13% का एप्रीशिएशन। यूएसडी 13% के साथ में महंगा हो गया एक साल में। यहाँ पे क्या था, वॉर। यहाँ पे क्या है, वॉर। जब तक ये सब चलेगा, ट्रंप का खेल चलेगा, जब तक हम मानेंगे कि इंडिया की सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब हो जाएगी, रुपीज़ कंटिन्यूसली गिरेगा और स्टॉक मार्केट भी
नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों हाथ पे हाथ रखने से कुछ होगा नहीं। सरकार अभी फोकस कर रही है कि कैसे कैसे करके हम एफआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आए। स्टॉक मार्केट में नहीं हुआ तो क्या हो गया, बॉन्ड्स में लेके आए। सो जिसके ऊपर अपन बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वो फाइनली खबर सच हो चुकी है। न्यूज़ ऑफिशियली आ चुकी है कि सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया है एफआईज के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कि अगर कोई एफआईज गवर्नमेंट की बॉन्ड खरीदती हैं तो फिर उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और जो भी इंटरेस्ट उस पर मिलेगा उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये लंबी अवधि के होते हैं, 15-15, 30-30 साल, 40 साल के बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर भी कुछ टेक्निकलिटी होती है जिसमें वो चाहे तो 2-5 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ें अलग बात है। बाकी फिलहाल आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर एफआईज बाय करती है तो उसके ऊपर जो भी रिटर्न्स बनेंगे उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सो ये न्यूज़ आती है कल के दिन मार्केट के बंद होने के बाद में, तो इसका भी इम्पैक्ट हम देखेंगे मंडे को मार्केट के अंदर। और ये 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, यानी पीछे की डेट से। अगर 1 तारीख से पहले किसी ने लिया होगा एफआई ने तो उसके ऊपर अलग सीन है, लेकिन उसके बाद में किसी ने लिया होगा तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 20% की जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी, उसके ऊपर भी जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि यूएसडी रुपीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक था, रुपीज़ स्ट्रॉन्ग था, तो उसका यही कारण है कि मार्केट को थोड़ा सा पहले ही पता चल जाता है। मार्केट को खबर थी पहले से, जो अपन डिस्कस करें ऑब्वियस है वो मार्केट को भी पता ही है, और हमसे ज़्यादा पता है मार्केट को, तो उसके बेसिस पे रुपीज़ ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। सो देखते हैं इन कमिंग डेज किस तरह से रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होता है या फिर अंडर परफॉर्म करता है। चेकआउट करना काफ़ी ज़रूरी होगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक्स को लेकर। 2 कंपनीज हैं ऐसी कंपनीज जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है, ब्रेकआउट होकर निकल चुकी है या फिर निकलने की कोशिश में, उनको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी अडानी ग्रीन, 7% का जंप है। तो जैसे न्यूज़ आती है कि केस हट जाता है अडानी के ऊपर से यूएस सुप्रीम कोर्ट में या जो भी वहाँ पे कोर्ट है उसके अंदर, उसके बाद से तेजी बनती है। नंबर्स अगर हम देखें ना, नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि ईपीएस बीट नहीं कर रहा है, यानी जो भी प्रॉफिट इसका है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नीचे है। तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो अभी न्यूज़ हमने देखी है इस क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद में, जो आई थिंक अभी जो क्वार्टर आएगा जुलाई में, जो नंबर्स आएंगे नेक्स्ट मंथ में, उसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने लॉन्च किया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है। इसके बाद में एक न्यूज़ आती है कि 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गुजरात के अंदर। फिर एक न्यूज़ आती है 1 तारीख को जिसमें 7 नई फुल्ली ऑन सब्सिडरी ऐड कर दिए बिजनेस के अंदर। सो मार्केट इसके बेसिस पे चल रहा है। और मार्केट देखो अडानी की कंपनीज है, जैसे अच्छी न्यूज़ आती है फिर वो वैल्यूएशन वगैरह मार्केट नहीं देखता है, मार्केट फिर तेजी पकड़ता है। तो अडानी की कंपनीज में काम करना है तो रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स देखना, राइट टाइम पे एग्जिट, राइट टाइम पे एंट्री। यही इस स्टॉक में इंसान को बचा सकती है और साथ में प्रॉफिट को दे सकती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बातचीत की थी, एक ब्रेकआउट हो गया था, उसके बाद में 29% स्टॉक ऊपर आ चुका है। सो अच्छे ट्रेंड में है कि जब चलता है तो फिर वन साइड चलता है, वन गो में चलता है। ठीक है। और जब गिरता है तो फिर उसमें बहुत बड़ी पिटाई होती है, वो भी आपको पता है। सो यहाँ से अगर ये अपने रेसिस्टेंस पे पहुँचता है यहाँ तक, तो कितना गैप बचा है, अभी भी 41% का गैप बचा है। कुछ जो टेक्टिकल म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी जो एक्टिवली काम करते हैं, बहुत जल्दी खरीदते हैं, बहुत जल्दी बेचते हैं, कॉन्ट उसमें से एक है, सबसे ऊपर आता है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो को चेंज करता है। उस फंड ने इसके अंदर काफ़ी अच्छी होल्डिंग ले रखी है। ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट है। बाकी 41% का गैप इसमें देखने को मिलता है। रिस्की है, बट रिस्क है तो फिर आपको पता ही इश्क है, उस तरीके की कंपनी ये मान सकते हैं। इसके बाद में सेकंड कंपनी है टाटा टेक, 4% की तेजी इसमें बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म स्टॉक कर रहा है, 60 का पी है। स्टिल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जो लिस्टिंग के बाद से काफ़ी ख़राब करी थी, तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये ब्रेकआउट कर चुका है या फिर नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट अपन देखते हैं इसके नंबर्स कैसे गए। देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि नंबर्स अच्छे नहीं थे, मिस किया था इसकी ईपीएस ने एक्सपेक्टेशन को, लेकिन जैसे ही इसके रिजल्ट आए थे ना, उसमें स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। देख सकते हैं मई 5, 26 की न्यूज़ है,
Q4 के प्रॉफिट बढ़ गए थे, स्टॉक 7% ऊपर चल गया था। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को हम एक बार मान लेते हैं कि नंबर्स अच्छे थे इस क्वार्टर में। अब हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉफिट को देख सकते हैं कि प्रॉफिट अभी कैसे चल रहे हैं। सो ये प्रॉफिट है साल दर साल का, जिसमें होता क्या है कि कंपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक ठंडी पड़ी हुई थी, लेकिन कंपनी को आईपीओ लेकर आना था, तो कंपनी ने, या हो सकता है कंपनी को ये प्रॉफिट दिखा, फिर कंपनी ने डिसाइड किया चलो आईपीओ लेके आते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल के प्रॉफिट को देखकर मार्केट वैल्यूएशन देता है, जीएमपी देता है, महंगे में स्टॉक बेचने का मौका देता है प्रमोटर्स को। सो ये प्रॉफिट दिखाया कि 200 का प्रॉफिट देख लो 600 का हो गया, और जैसे ही कंपनी लिस्ट होती है 600 का प्रॉफिट नीचे जाने लग गया। सो ये एक पॉइंट है इसमें स्टॉक के गिरने के पीछे का। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके रिजल्ट। पिछले क्वार्टर में तो कंपनी को नुकसान हो गया, इस क्वार्टर में, Q4 में कंपनी के पास में 200 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। अब ये 200 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 10 क्वार्टर के ब्रेकआउट के बराबर है, यानी हाईएस्ट प्रॉफिट कितना था 185 करोड़ का, तो उसके भी ऊपर प्रॉफिट अभी जा चुका है। सो यानी यस, पिछला क्वार्टर हम कहेंगे कि बहुत अच्छा गया, मान सकते हैं। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगला क्वार्टर कैसे आता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्निकल को देख सकते हैं। फर्स्ट जो रिवर्सल दिया है वो यहाँ पे दिया है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया था। उसके बाद में हम इसको एक रेसिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई थी और इसी के आसपास आ चुका है। नीचे से नो डाउट 51% चल चुका है, लेकिन 51% चलने के बाद भी अभी भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं है। सो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर क्या होगा, अगला रेसिस्टेंस इसका 21% या 20% ऊपर होगा। सो इस 20% के लिए जो ट्रेडर है वो बैट करेगा इसके ऊपर अगले क्वार्टर के रिजल्ट के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसी जो भी कंपनीज होती है ना, जो कई क्वार्टर खराब देती है, एक आध क्वार्टर अच्छा दे देती है, उसके अंदर क्वार्टर रिजल्ट से पहले स्टॉक को बेचना ही होता है या बेचना चाहिए, कि क्या पता रिजल्ट अच्छा है, क्या पता नहीं आए। सो ये एक ट्रेडर के लिए अच्छा अभी बैट बना हुआ है। इन्वेस्टर के लिए जब अच्छे रिजल्ट कंटिन्यूसली कंपनी देगी, एक अच्छे टेक्निकल लेवल के साथ में स्टॉक चलेगा, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तब जाके इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी अच्छी हो पाएगी। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, कल के वीडियो को भी आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।